हाँ देखिए बच्चों, ये अगला हमारा वीडियो है। इस बार बनेगा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यानी जैव विकास पर बनाएंगे। क्या टॉपिक पढ़ना है? जैव विकास। हाँ देखिए बच्चों, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यानी जैव विकास एक ऐसी प्रक्रिया है। जैव विकास बोलते हैं क्या? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है जैव विकास इसे कहा जाता है। और जैव विकास एक धीमी गति से होने वाला वह परिवर्तन जो प्राचीन काल के सरल जीवों से आधुनिक काल के जटिल जीव में परिवर्तन जैव विकास कहलाता है। देखो डेफिनेशन तो काफी बड़ी है, लेकिन आपको शॉर्टकट तरीके से बताना चाह रहे हैं। क्या लिखेंगे? एक तरफ लिखेंगे प्राचीन काल। और प्राचीन काल कैसे जीव थे? सरल जीव। प्राचीन काल सरल जीव। और जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल कैसे जीव आए? जटिल जीव। देखिए हो गई डेफिनेशन। जैव विकास किसे कहते हैं? जैव विकास धीमी गति से, ये बहुत धीमी गति से होता है, जाकर के बहुत फास्ट नहीं होता है, बहुत फास्ट हो जाए। तो जैव विकास धीमी गति से होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन है जिसमें प्राचीन काल के सरल जीव से आधुनिक काल के जटिल जीव में परिवर्तन जैव विकास कहलाता है। क्या हुई डेफिनेशन? जैव विकास धीमी गति से होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन जो प्राचीन काल के सरल जीव से आधुनिक काल के जटिल जीव में परिवर्तन जैव विकास है। अब परिवर्तन कैसे हुआ? जैसे सबसे पहले आपने देखा होगा, सबसे पहले मानव आया, होमो हैबिलिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, जावा मानव, पेकिंग मानव, निएंडरथल मानव, क्रो-मैग्नन मानव, होमो सैपियंस मानव। यानी इसके पहले जो आज का मानव है, इसके पहले 8-9 तरह के मानव आके चले गए, आए, राज्य किया और चले गए। जैसे आपको हमने बताया है कि होमो हैबिलिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, गिब्बन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, जावा मानव, पेकिंग मानव, निएंडरथल मानव और होमो सैपियंस मानव। आज का जो वैज्ञानिक है होमो सैपियंस। इसके बाद भी कोई मानव आएगा, महामानव आएगा। तो जिस तरह से पिछले मानव आए उसी तरह से ही आगे आने वाले मानव आते और जाते रहेंगे जाकर के। अब ये प्राचीन काल जो है व्यवस्था है जैव विकास की। अब जैव विकास में आप पढ़ेंगे जाकर के सबसे पहले लैमार्कवाद। क्या पढ़ेंगे जाकर के? लैमार्क, बोलो ना, लैमार्कवाद। लैमार्कवाद यानी लैमार्क एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने नाम से ही ये बना डाला लैमार्कवाद। देखिए तो जो लैमार्कवाद है, इनका जन्म यानी लैमार्कवाद का मतलब है लैमार्क से। लैमार्क का पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। लैमार्क का पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क है। और इनका जन्म हुआ था 1744 और मृत्यु 1829 ईस्वी में। जन्म कितने में हुआ? 1744। मृत्यु कितने में हुई? 1829। और इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी फिलॉसफी जूलॉजी नामक पुस्तक में, और जो सिद्धांत लिखा, थ्योरी लिखा, उपार्जित लक्षणों की वंशागत नाम का सिद्धांत लैमार्क ने दिया। तो आपको क्लियर हो गया कि लैमार्क का जन्म 1744, मृत्यु 1829। पुस्तक का नाम फिलॉसफी जूलॉजी, सिद्धांत उपाय लक्षणों की वंशागत, फिलॉसफी जूलॉजी नामक पुस्तक में इन्होंने लिखा। अब इन्होंने अपने नियम पर कई सारे तथ्यों पर नियम इनका दिया। जो इनका सबसे पहला नियम था, नंबर 1, बड़े होने की प्रवृत्ति। बड़े होने की प्रवृत्ति। इनकी जो बड़े होने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज, अपना आकार बढ़ाने की प्रवृत्ति।
या बड़े होने की प्रवृत्ति, साइज इंक्रीज करने की प्रवृत्ति। प्रत्येक बच्चा देखो प्रारंभ में जन्म के समय बहुत छोटा होता है। जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ तो प्रारंभ में छोटा, मनुष्य का बच्चा प्रारंभ में 2-3 किलो का होता है और बाद में 50-60-70 या 1 क्विंटल का हो जाता है। हाथी का बच्चा प्रारंभ में छोटा होता है, बाद में कितना विशालकाय हो जाता है। तो प्रत्येक जीव में इंक्रीज इन साइज, अपना आकार बढ़ाने की एक विशेष प्रवृत्ति होती रहती है। और आकार कैसे बढ़ता है इसके विषय में हमने बात बता दिया है। सबसे पहले शरीर में क्या होती है, सबसे पहले सेल्स होती है, जिसे बोलते हैं क्या, कोशिका। देख लीजिएगा, सबसे पहले कोशिका होती है और कोशिकाएं जब बहुत सारी मिल जाती है तो कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है, ऊतक बनता है। और ऊतकों के मिलने से अंगों का निर्माण होता है, ऊतकों के मिलने से अंगों का निर्माण होता है। और अंगों के मिलने से अंग तंत्र बनते हैं। क्या बनते हैं, अंग तंत्र। और सारे अंग तंत्र मिला दिया जाए तो ये शरीर बनता है जाकर के। तो ये कोशिकाएं जो होती हैं, जिन्हें सेल के नाम से जाना जाता है, ये सेल में विभाजन होता है, जिसे कोशिका विभाजन कहते हैं। और सेल में विभाजन होकर के शरीर का आकार बढ़ जाता है जाकर के। तो सेल में डिवाइडेशन होता है, विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है। और सेल डिवीजन के तहत अपना शरीर बढ़ाते हैं। तो प्रत्येक जीव जंतु में अपना आकार बढ़ाने की एक विशेष प्रवृत्ति होती है। तो टेंडेंसी इन इंक्रीज इन साइज, अपना आकार बढ़ाने की। लेमार्क ने बताया कि प्रत्येक जीव में अपना आकार बढ़ाने की एक विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरा नियम है वातावरण का सीधा प्रभाव। इनका दूसरा नियम था वातावरण का सीधा प्रभाव। ये इनका दूसरा नियम बताया। इन्होंने बताया कि प्रत्येक जंतु पे डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, वातावरण का सीधा प्रभाव कैसे पड़ता है जाकर के, कि डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है एनवायरमेंट पर, जो है वातावरण का सीधा प्रभाव शरीर पर कैसे पड़ता है। आपने देखा होगा जहां पे गर्मी अधिक होती है वहां के लोग काले होते हैं, और जहां पे ठंडी होती है वहां पे लोग गोरे होते हैं। और जहां पे ना तो ज्यादा ठंडी ना तो ज्यादा गर्मी, जैसे अपने यहाँ का है मध्य में, तो यहाँ पे काले भी मिलेंगे और गोरे भी मिलेंगे। तो वातावरण का सीधा प्रभाव डायरेक्ट मिल रहा है जाकर के। कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको जहाँ पे गर्मी में उगते हैं, कुछ ठंडी में उगते हैं, कुछ मीडियम में उगते हैं, तो अलग अलग। तो वातावरण का प्रत्येक अंग पर सीधा प्रभाव देखने को मिलता है जाकर के, ये डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। अब तीसरा नियम है जो सबसे महत्वपूर्ण इनका नियम है, तीसरा है अंगों का प्रयोग तथा अनुप्रयोग। लेमार्क ने बताया कि जिन अंगों का प्रयोग किया जाएगा वो तो धीरे धीरे बढ़ करके विकसित हो जाएगा, और जिसका प्रयोग नहीं किया जाएगा वो अंग धीरे धीरे घट करके विलुप्त या समाप्त हो जाएगा, या अवशेषी अंग के रूप में पड़े रहेगा। अब एक बात आ गई, अवशेषी अंग थोड़ा समझ लीजिएगा। अवशेषी अंग क्या होता है जाकर के, इसका थोड़ा डिटेल समझ लीजिएगा। अवशेषी अंग किसे कहते हैं, जिसे बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। हमारे शरीर में कम से कम 100 अवशेषी अंग है। हमारे बॉडी के अंदर कम से कम 100 ऐसे अंग हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है। पहले उपयोग था, आज नहीं है। बहुत साल पहले इसका उपयोग था, लेकिन आज इसका शरीर में कोई उपयोग नहीं है और बेकार अवस्था में हमारे शरीर में पड़े रहते हैं। ऐसे अंगों को अवशेषी अंग के नाम से जाना जाता है, जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं है, बेकार में पड़े हैं, जिनका उपयोग पहले था लेकिन आदमी ने उसका उपयोग नहीं किया, और उनका कुछ ना कुछ हिस्सा हमारे शरीर के अंदर पड़ा रहता है, जिसे बोलते हैं क्या, अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है, जिसे बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अब हमने बात आ ही गई, 2-4 अंगों के नाम बताएंगे कि अवशेषी अंग क्या होते हैं। जैसे आंख के बगल में देखो ये झिल्ली पड़ी है, आंख के बगल में ये झिल्ली टूटी हुई पड़ी है, इसका उपयोग पहले था, जिसे बोलते हैं निकटेटिंग मेम्ब्रेन या निवेशक पटल। इसका उपयोग प्रारंभ में था कि जब ये आंख के ऊपर पूरी कवरिंग चढ़ी थी और आदमी पानी के अंदर जाकर के आंख खोल के देख सकता था, तब इसका उपयोग था। लेकिन अब इसका उपयोग नहीं है, क्योंकि आदमी भूख पर रहने लगा। इस तरह से अब मनुष्य की पूंछ ही मान लीजिएगा, जहां से पूंछ निकलती थी और जहां पूंछ निकलती थी उसका उपयोग नहीं किया, पूंछ गायब हो गई। लेकिन उसकी जहां से निकलने वाली हड्डियां हैं, पूंछ निकलने वाली, वो आज भी विद्यमान पाई जाती हैं। तो अंगों का उपयोग था, अनुप्रयोग। लेमार्क ने बताया जिन अंगों का आदमी ने उपयोग किया है वो आज भी विकसित है, और जिनका उपयोग नहीं किया है वो बेकार हो गए। प्रारंभ में मनुष्य के सारे शरीर में बाल थे,
आदमी ने केवल सिर के और दाढ़ी और ये मोछ और इनके बालों का इस्तेमाल किया, यानी जिन बालों का आदमी ने उपयोग किया वो आज भी विद्यमान है, और जिनका उपयोग आदमी ने नहीं किया वो चले गए। आप आदमी के शरीर में घने बाल थे, आदमी ने ठंडी में ठंडी के कपड़े, गर्मी में गर्मी के कपड़े, बरसात में बरसाती कपड़े पहन लिए। कपड़ बालों का काम खत्म हो गया। बंदर सर्दी गर्मी बरसात सब में जो है अपने बालों से रक्षा करता है, लेकिन आदमी इतना चालाक है, उसने जो है सर्दी में सर्दी के कपड़े, गर्मी में गर्मी के कपड़े, बरसात में बरसाती के कपड़े पहनना शुरू कर दिया, इसलिए शरीर के बालों का निकलना बंद हो गया। लेकिन जिन बालों का आज इस्तेमाल कर रहा है वो बाल आज भी विद्यमान होते हैं। ऐसे अंगों को, यानी कि लैमार्क ने बताया जिनका उपयोग करोगे वो बढ़ेंगे और जिनका उपयोग नहीं करोगे धीरे धीरे घट करके विलुप्त या गायब हो जाएंगे। उसे अवशेषीय अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। इस तरह से हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं। क्रम रूप पर शीर्षक को ले लीजिए। हमारे सबसे पहले एक सीधी सीधी आंत थी जिसमें सेलुलोज का पाचन होता था। आदमी ने पता नहीं कितने तरह के व्यंजन खाना शुरू कर दिया, 50 प्रकार के व्यंजन खाना शुरू कर दिया, और वो व्यंजनों का पाचन हमारी आंत नहीं कर पाई, इसलिए वो आंत टूट करके आज साइड में पड़ी है, जिसे बोलते हैं क्रम रूप परिशेषिका। आंत खराब हो जाती है, कहते हैं आंत हमारी गड़बड़ कर रही है, उसी को काट के निकाला जाता है, हमेशा बीमारी उसी में लग जाती है। और आज छोटी और बड़ी आंत ऐसी ऐसी बन गई है कि चाहे जो खाओ सब हजम। तो बहुत सारे अंग हमारे शरीर में है 100, जिनका उपयोग कोई नहीं है, बेकार अवस्था में पड़े रहते हैं। तो जिन अंगों का उपयोग किया गया वो अंग बढ़ करके विकसित हो गए, जिनका उपयोग नहीं किया गया वो अंग धीरे धीरे घट करके विलुप्त हो गए। इनका चौथा नियम था उपार्जित लक्षणों की वंशागत। लैमार्क ने बताया उपार्जित लक्षणों की वंशागत सिद्धांत लैमार्क का नियम। उन्होंने बताया कि जिन अंगों का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। हाँ, इतना जरूर होता है कि किसी पीढ़ी में दिखाई पड़ते हैं और किसी पीढ़ी में वो लक्षण छिप जाते हैं। जैसे कहा कि दादा के गंजा था, पिताजी के नहीं हुआ, लेकिन जो अगली नाती आया उसके गंजा हो गया। ये दादा की आंखें भूरी थी या नीली थी या सफेद थी, जो भी थी, और एक पीढ़ी में लक्षण नहीं दिखा और अगले में वो लक्षण दिखाई दिया। जैसे कहा कि दादा थे, इनकी आंखें नीली थी, ठीक, और अगली पीढ़ी जब आई, इसकी अगली पीढ़ी, तो इसमें आंखें एकदम स्वस्थ थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब अगली पीढ़ी आई तो उसमें वो लक्षण फिर दिखाई दिया। इससे ये सिद्ध होता है कि उपार्जित लक्षण है जिनकी वंशागत पीढ़ी दर पीढ़ी होती है। लैमार्क ने बताया जैसे दादा के गंजापन था और अगली पीढ़ी में बाल आ गए, अगली पीढ़ी में फिर गंजापन हो गया। तो कहने का मतलब कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, किसी में दिखाई देते हैं, किसी में छिप जाते हैं। ऐसे लक्षणों को उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहते हैं। अब लैमार्क का इतना नियम था, अब लैमार्क ने अपना नियम दे दिया। लैमार्क के नियम के बाद इसमें एक दो प्रयोग भी थे। नंबर 1 इनका प्रयोग था कि ये लैमार्क के नियम थे। इसमें जो है इसके उदाहरण है, उदाहरण में एक आता है सर्पों का उदाहरण। सर्पों का उदाहरण लैमार्क ने बताया कि प्रारंभ में जो सर्प थे इनके पैर पाए जाते थे, ये अपने पैरों से चलते थे, यानी इनकी स्वर्ण मेखला से पैर निकलते थे और उस पैर से ये चलते थे, गति करते थे, दौड़ते भागते थे। लेकिन जब शिकारी इनका पीछा करता था तो बिल में जाते समय ये पैर निके अवरोध उत्पन्न करते थे। सांप तो अंदर चला जाए बिल में, लेकिन वो पैर जो है अवरोध उत्पन्न करते थे और उसकी मृत्यु हो जाती थी या शिकारी उसको मार देता था। तो आने वाले समय में सर्पों ने अपने पैरों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और पैरों का निकलना बंद हो गया। लेकिन स्वर्ण मेखला जो हड्डी पाई जाती है, इससे ये सिद्ध होता है कि सर्पों के पैर पाए जाते थे। अफ्रीकी जिराफ का ले लीजिएगा। प्रारंभ में जिराफ घोड़े की भांति बराबर गर्दन, छोटी गर्दन, छोटे छोटे पैर थे, लेकिन समय परिवर्तन हुआ, समय बदल गया और ये सब अपने पेड़ पौधों पर, भाई जमीन की घास सब खत्म हो गई तो पेड़ पत्तों पर आधारित हो गए। अब जिराफ, अफ्रीकी जिराफ का दूसरा उदाहरण है। और जब जमीन की घास खत्म हो गई और ये पत्तों पर आधारित हो गए तो पत्तों तक पहुंचने के लिए अपने पैरों को उचकाना पड़ता था, गर्दन को खींच के लंबा करना पड़ता था। तो जंगल के पूरे नीचे नीचे के पत्ते खा गए। जब नीचे के सारे पत्ते समाप्त हो गए तो ये ऊपर की पत्तियों तक पहुंचने के लिए अपने पैरों को खूब लंबा उचकाते थे,
गर्दन को खींच के लंबा करते थे और इस तरह से ये लेकर के अपना पत्तों को तोड़ करके खा लेते थे। तो इस तरह से आने वाले जिराफों के अगले पैर लंबे हो गए, अगली गर्दन लंबी हो गई और इस तरह से ये जो जिराफ का गठन था, इस तरह से ये उपाय की वंशागत हुई। आने वाली पीढ़ियों में उनके अगले पैर लंबे, अगली गर्दन लंबी हो गई। तो ये आपका लैमार्कवाद था। लैमार्क के 4 नियम हैं। 4 नियम के बाद सबको उदाहरण, अफ्रीकी जिराफ का उदाहरण। इसके बाद लैमार्क ने जब नियम दिया तो लैमार्क ने नियम देने के बाद कुछ विरोधी लोग आ गए। विरोधी लोगों ने क्या किया? विरोधी लोगों ने आकर के उनके नियम का उपहास किया और कहा कि इनके सारे नियम गलत हैं लैमार्क ने। तो कुछ लोग तो विरोध किए। तो लैमार्क के पक्ष और लैमार्क के विपक्ष, 2 पक्ष होते हैं। इनके सहयोगी कौन थे और इनका विरोध करने वाले कौन थे? तो लैमार्क के विपक्ष में देने वाले प्रमाण कुछ ने तो नाम दे करके बीजमैन ने कहा इनके सारे नियम गलत है। लैमार्क बीजमैन भाई गए और चूहे लाए, चूहों की पूंछ काट दिया और पूंछ काट के घर में छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि लैमार्क ने कहा जिन अंगों का प्रयोग नहीं किया जाएगा वो गायब हो जाएंगे। और जब उनके संतानें उत्पन्न हुई तो उनकी पूंछ उतनी ही लंबी थी जितने उनके चूहों की थी। फिर अगली पीढ़ी में पूंछ काट दिया, फिर उतनी लंबी पूंछ हुई। इस तरह से 21 पीढ़ियों तक लगातार पूंछ काटते रहे, लेकिन उनको कोई भी चूहा बड़ी पूंछ वाला नहीं मिला। कुछ लोग थे जिन्होंने कहा नहीं भाई हमारे दोस्त हैं, हम इनका विरोध खुल के नहीं करेंगे, इनका विरोध करेंगे लेकिन खुल के नहीं करेंगे, हम साइड से करेंगे। और साइड से करने के मतलब उसने कहा हम बताएंगे जरूर लेकिन अपना नाम नहीं देंगे। चलो ठीक हुई बात नहीं, आप नाम न दीजिए। कहते हैं हिंदुओं में नाक कान छिदवाने की प्रथा आज नहीं सदियों से चली आ रही है, लेकिन आज तक कोई बच्ची ऐसी नहीं जन्मी जिसके पहले से ही नाक कान छिदे हो। एक तो ये दाढ़ी बनाने की प्रथा, हिंदुओं में दाढ़ी बनाने की प्रथा चल रही है, लगातार दाढ़ी बनाते हैं, लेकिन जब बच्चे अपने समय में आते हैं तो दाढ़ी बांधते नहीं कराते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने इनका जबरदस्त विरोध किया, लेकिन लैमार्क ने आखिरी में एक शब्द में कह दिया कि बाहरी अंगों में परिवर्तन करने से शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब तक क्रोमोसोम या गुणसूत्र में परिवर्तन न किया जाए तब तक शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इस तरह से लैमार्क ने अपना नया नियम दिया जिसे नव लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। ये लैमार्कवाद के नियम, लैमार्कवाद का जो है कि उदाहरण, ये आपका लैमार्कवाद है। अब तो इतना ही इसको तैयार कर लीजिएगा, इसके बाद अगले वीडियो में फिर